बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। ईटा मॉडल टेस्ट 2023 फिज़िक्स डिस्कशन क्लास में आ जाइए और अपना जो टेस्ट है आप लोगों के पास वो ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ आ जाइए। द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टेडी करंट इज़, द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टेडी करंट इज़ 0, 50 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़ या नन ऑफ एबव। देखो, स्टडी हर्ट्स या स्टडी करंट किसे कहते हैं? 123। स्टडी करंट असल में क्या होता है? पावर डीसी होता है। पावर डीसी वो डीसी है इसके मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। डायरेक्शन भी क्या है? डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होंगे तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पीरियड। तो यहां पे तो साइकिल नहीं है। अगर ग्राफिकल एनालिसिस हम करें तो ये हो गया टाइम, ये हो गया चार्ज, यहां से लेकर यहां तक ये करंट आ गया। तो करंट यहां पर क्या है? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फर्दर डिस्कशन अगर हम ये करें कि 50 हर्ट्ज किस चीज में होगा, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर, जो पल्सेटिंग डीसी है। कौन सा डीसी है? पल्सेटिंग डीसी है, जिसमें आप लोगों ने इस तरह के ग्राफ भी पढ़ा है। ये टाइम और ये चार्ज, यहाँ पे ये पल्स शो होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पल्स इस तरह है, क्योंकि पॉजिटिव पल्स है तो ये इस तरह बन जाता है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए ये ब्लॉक होता है। तो हम इस टाइम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इनपुट ये बराबर है फ्रीक्वेंसी आउटपुट। मतलब HWR जब पल्सेटिंग करंट हो तो फिर फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या होगा? 50 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आता है। या अगर उसी चैप्टर में आप लोग पढ़े फुल वेव रेक्टिफायर और इसका अगर मैं वेव फॉर्म बना दूं तो ये टाइम और ये चार्ज यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो इफ आउटपुट है ये बराबर हो गया इफ इनपुट की। तो इफ इनपुट कितना है? सॉरी, डबल ऑफ इफ इनपुट। इफ इनपुट कितना है? 50 हर्ट्ज हम प्रोवाइड करते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए स्टडी करंट, ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम इसको लिख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज जो हम लिखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेडी करंट दैट इज 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन ए क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ नंबर 124, voltmeter is the unit of electric field intensity, electric flux, electric potential या electric resistance। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक है वोल्ट पर मीटर और एक है वोल्टमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये। ठीक है, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट वोल्टमीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है किस चीज के? E/A के बराबर है। अब E का वैल्यू क्या है? ये है वोल्ट पर मीटर। एरिया की जगह हम लगाते हैं मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर इसके साथ खत्म हुआ, ये आ गया वोल्ट इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है वोल्ट पर मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नंबर 125। 125 क्या है? द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन was given by Henry, Kirchhoff, फेराडे एंड स्टेपन।
तो करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू में क्या है, वो है किरचॉफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। हेनरी ने इंडक्शन का फिनोमेना दिया था और फेराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना था वो फेराडे ने दिया था। ठीक है, नंबर 126, which of the following shows Reid's equation? Reid's equation कौन सा है? 1 over lambda is equal to 1 over n square minus 1 over p square. F is equal to RH into C into 1 over n square minus 1 over p square. F is equal to RH into 1 over n square minus 1 over p square, या none of these. Reid's equation क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 125 में ऑप्शन बी आता है। क्वेश्चन नंबर 126 में कौन सा एक ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर बी। Reid's इक्वेशन क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा है 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू RH 1 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर, या 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां पर देखो, आपने फिर भी पढ़ा है कि C इज इक्वल टू एफ लेमडा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या होगा? C डिवाइडेड बाई एफ। तो 1 ओवर लेमडा क्या होगा? 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई C होगा कि नहीं होगा? तो ये यहाँ पर पुट करें, 1 ओवर लेमडा की जगह मैंने पुट किया एफ डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू RH इंटू 1 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। देखो ये C यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू RH इंटू C 1 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? Reid's इक्वेशन आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इसके साथ लेके बहुत आसान सा है कि RHC ये रेडबर्ग कांस्टेंट है और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो इससे हम एमसीक्यूज बना सकते हैं। एमसीक्यूज कैसे बना सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ RH and speed of light gives you या gives us, ये क्या देता है? फ्रीक्वेंसी देता है। बेटा एक आपने पढ़ा है ये चैप्टर नंबर 11 में कि द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस गिव्स अस, तो ये हमें क्या देता है? टाइम देता है। एक हमें टाइम देता है, दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ RH इंटू सी फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ RC ये क्या है? टाइम है। यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस है। C क्या है? कैपेसिटेंस है। यहाँ पर R क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। C क्या है? कि स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये फ्रीक्वेंसी देता है और ये क्या देता है? टाइम पीरियड देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट है? ऑलरेडी मैंने लिखवाया है, क्वेश्चन नंबर 126 में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 127, a physical phenomena which occurs at a specific point in space and time is called musical show, reference frame, event या none of above। तो कौन सा देता है? इवेंट का डिफिनीशन है। मॉडर्न फिजिक्स में हम कहते हैं इवेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट का डिफिनीशन है कि अ फिजिकल फिनोमेना व्हिच अकर्स एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इज नोन एज इवेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 128, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इन वन साइकिल ऑफ AC, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इन वन साइकिल ऑफ AC इज 50, 100, 150 या 200। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 में ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128 इंपॉर्टेंट है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो एक साइकिल में कितनी मैक्सिमम है? ये AC का एक साइकिल है, AC का एक साइकिल है जिसमें सिर्फ दो मैक्सिमम है। एक मैक्सिमम ये है और दूसरा मैक्सिमम ये है। एक साइकिल में दो मैक्सिमम है। तो बता दीजिए एक सेकंड में कितनी साइकिल है? 50 साइकिल है। जब 50 साइकिल है तो कितनी मैक्सिमम होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 50 मैक्सिमम। तो ये बन जाएगा क्या? 100 मैक्सिमम आएगा।
ठीक है, एक साइकिल देखो, ये एक मैक्सिमम हुआ, ये दूसरा मैक्सिमम हुआ, ये एक साइकिल है, और एक सेकंड में कितने साइकिल है? 50 साइकिल। क्यों 50 साइकिल बोलते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पीरियड, और हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाई 1। तो एक सेकंड में कितने साइकिल है? 50 साइकिल है। तो कितने मैक्सिमम हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाई 50, दैट इज इक्वल टू 100 मैक्सिमम। ठीक है, सो 128 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ 129, when the north pole of a magnet is moving toward coil, the direction of induced current will be। क्वेश्चन नंबर 129 में ऑप्शन है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन है। कहता है जब ये कॉइल है और कॉइल के नीचे या सॉरी कॉइल के ऊपर हम एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल टूवर्ड अ कॉइल आ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी नोट करें शाबाश। अगर ये अवे जा रहा है, अगर ये अवे जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इससे पहले ये देखो, अगर ये मैग्नेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है तब भी करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये मैग्नेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आता है तब भी ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ये मैग्नेट फ्रॉम बॉटम टू टॉप आता है टुवर्ड अ कॉइल तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और यहां पर क्या करें? अगर ये रिवर्स ले लें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो 4 केसेस वो ये हो गए, 4 वो हो गए, तो नंबर ऑफ क्या हो गए? ये 8 केसेस हो गए। ये कौन सा लॉ है? लेंज लॉ में हमने इसको सीख लिया है। ठीक है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ लेंज लॉ। नेक्स्ट वन 130, अ कॉइल ऑफ मीन एरिया, अ कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 centimeter square and having 1000 turns is held perpendicular to a uniform magnetic field of 0.4 gauss, 0.4 gauss। फिर क्या कहता है? The coil is turned through 180 degree at 0.1 second या 1 divided by 10 second। तो बता दीजिए the average induced EMF will be। तो आपने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्वेश्चन नंबर 130 है। आपने पढ़ा ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी माइनस पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल फ्लक्स क्या होगा? डेल फ्लक्स बी इज इक्वल टू फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। तो फ्लक्स फाइनल क्या होगा? देखो, बी ए कॉस थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1। ठीक है, थीटा क्या है? बी ए कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 बराबर है 0 के और ये बराबर है -1 के, तो आएगा माइनस बी इंटू ए। इस फार्मूले में पुट करें, EMF इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस एन बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वैल्यू पुट करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.01 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नंबर 131 में क्या है? 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स carrying a current I, each circulating in same direction. If the loops approach to each other, the current will be increase, decrease, remain same या one increase whereas the other is decrease। दो लूप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 131, तो 131 में क्या है? दो लूप्स है, दोनों में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक दूसरे क्या करता है? अट्रैक्शन होगा इसके दरमियान। जब इसके दरमियान अट्रैक्शन होगा तो करंट का क्या बनेगा? एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करता है कि नहीं करता? देखो, ये करंट का डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ
और यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है क्या, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बनेगा क्या कि टू आइडेंटिकल लूप्स सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट आई ईच ऑफ सर्कुलेटिंग इन द सेम डायरेक्शन इफ द लूप अप्रोच टू ईच अदर, तो फिर ये क्या होगा, करंट विल बी डिक्रीज। अगर ये अप्रोच नहीं करे, अवे जा रहे फ्रॉम ईच इधर, तो फिर करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन के प्रोसेस यहाँ पे होता है। 132 in a step up transformer 220 volt is converted into 200 volt. The number of turn in primary coil is 600. What is the number of turn in secondary coil? आसान सा फार्मूला है, वो फार्मूला नोट करें। क्वेश्चन नंबर 132, आपको पता है NS डिवाइडेड बाई NP ये बराबर है VS डिवाइडेड बाई VP। तो क्या होगा, NS इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP मल्टीप्लाई बाई NP। कैलकुलेशन करें, आ जाएगा 6000 टर्न्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन 133, if a copper ring is moved quickly towards a south pole of a powerful stationary bar magnet, then current flows through the copper ring, voltage in the magnet increase, current flow in the magnet, copper ring will get magnetized। तो कॉपर रिंग, एक रिंग क्या है, वो मोशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 133, ये क्वाइल मोशन कर रहा है, कॉपर रिंग टूवर्ड अ साउथ एंड नॉर्थ मैग्नेट, बार मैग्नेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो क्या होगा यहाँ पे ये करंट इंड्यूस होगा। कहाँ पर, क्वाइल में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड इन अ क्वाइल, तो करंट इंक्रीज बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। करंट फ्लो थ्रू द कॉपर रिंग, ऑप्शन ए। 134 में क्या है, 134 में है इफ अ क्वाइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो EMF इज इंड्यूस्ड। एक क्वाइल को हमने रखा हुआ है, सपोज करें यहाँ पे एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे एक क्वाइल मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसके साथ क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, EMF इज इंड्यूस्ड। EMF इंड्यूस होता है। एक बात गौर से याद रखो अपने जहन में, अगर ये कॉइल ओपन है जिस तरह मैंने बनाए हैं, EMF इंड्यूस होगा। अगर ये कॉइल क्लोज है तो इंड्यूस करंट भी होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पे एक कॉइल को हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो EMF इंड्यूस होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये क्लोज हो तो हम बताते हैं क्या कि ये क्या होगा, ये करंट भी इसके साथ इंड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंड्यूस होगा। तो क्या इंड्यूस होगा, EMF इज इंड्यूस्ड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन 135, an ion with a speed of 2 multiplied by 10 power 5 meter per second enters normally into uniform magnetic field of 4 multiplied by 10 power minus 2 Tesla. If the specific charge of ion is 5 multiplied by 10 power 7 coulomb per kg, the radius of a circular path described by it will be 0.25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करें। कैसे करेंगे आप लोग, 135 आप लोगों ने पढ़ा है FB is equal to FC, motion of charged particle uniform magnetic field, QVB is equal to MV square divided by R। एक V इसके साथ खत्म हुआ, QB is equal to MV डिवाइडेड बाई R, यहाँ पे R आ जाएगा, R और QB यहाँ पे आ जाएगा, MV डिवाइडेड बाई QB। कैलकुलेशन खुद करें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, a long magnet is cut into 2 equal parts in such a way that the ratio of the length is 2:1। the ratio of pole strength of both the section is, क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन इसके साथ लेके, बिकॉज मैग्नेट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट लेंथ,
मैग्नेट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। 136 में है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137। 137 में क्या है? An acceleration, an electron is moving in a circle of radius r and uniform magnetic field B. Suddenly, the field is reduced to B by 2. The radius of the circle now becomes. बेटा यहाँ पर आप लोग देखें कि R और B के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इनवर्स है। B को मैं हाफ करता हूँ तो R क्या हो जाएगा? डबल। R प्राइम डबल हो जाएगा अगर B प्राइम को मैं करूँ B डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि अगर B को हम B बाई 2 करें तो R क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 138। द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व इन 5 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन इज। ठीक है, तो क्या होगा? आप लोगों के पास फार्मूला तो मौजूद है। ठीक है, मैक्सिमम लेमडा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई लेमडा मिनिमम, ये शॉर्टकट है, नोट करें अपने साथ। n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n-1, इस पे करें। नेक्स्ट वन 139। द प्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ डीसी मीटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डीसी मीटर पे जो हमें वैल्यू देता है, जो हम मेजरमेंट करते हैं, वो क्या है? रेक्टिफाइड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 139 में क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 140 पे क्या है? द हाफ लाइफ ऑफ लेड 214 इज 10.6 आवर। ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों के चैप्टर नंबर 20 में न्यूक्लियर फिजिक्स में एक टेबल गिवन है हाफ लाइफ का, मुख्तलिफ मटेरियल का हाफ लाइफ बताया है, तो उसको देके वहां पर मौजूद है। नंबर 141। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। क्या है? एम्प्लीफिकेशन। लेजर में जो हम बात करते हैं, देखो इंक्रीजमेंट आ गया किस चीज में? नंबर ऑफ फोटॉन्स में, तो हम इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन का डिफिनीशन है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 141 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142। 142 में क्या है? बाय डबलिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी द टोटल एनर्जी रेडिएटेड विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 16। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपने पढ़ा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 4, तो डबल किया मैंने, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा क्या? 16। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज 143। 143 में क्या है? 143 में है द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स, the minimum number of diode required for full wave rectifier S2। क्वेश्चन नंबर 143 में है ऑप्शन ए। लेकिन बेटा अगर फुल वेव रेक्टिफायर आ जाए और आ जाए इन केस ऑफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर, द नंबर ऑफ डायोड इन ब्रिज वेव रेक्टिफायर, तो वो फिर कितने होंगे? 4 होंगे। या इस तरह आ जाए द नंबर ऑफ डायोड इन हाफ वेव रेक्टिफायर, तो फिर क्या होगा? 1 होगा। 1 4 and 2, 1 फॉर हाफ, 4 फॉर ब्रिज वेव रेक्टिफायर, वो भी फुल है, और सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितने हैं? 2 है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। नंबर 144। When a p-n junction is made from germanium semiconductor, the electric field at a point of junction is order of। Question number 144 इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक जंक्शन बन गया, ये p टाइप है, ये n टाइप, यहां पर जंक्शन है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। ठीक है, और ये जो जंक्शन है ये जर्मेनियम का है, मतलब ये भी जर्मेनियम और डोपिंग हुआ है किस चीज़ का? थर्ड ग्रुप एलिमेंट का, और ये भी जर्मेनियम है लेकिन डोपिंग हुआ है फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट का। तो पिन जंक्शन ये जर्मेनियम से बना हुआ है। इसका जो न्यू वोल्टेज है, न्यू वोल्टेज वो है 0.7, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान जो वेट है, इसको हम माइक्रोन में मालूम करते हैं। किस चीज़ में? माइक्रोन में। और 1 माइक्रोन बराबर है 10⁻⁻6 मीटर के। किस चीज़ के बराबर है? 10⁻⁻6 मीटर के। तो आपने पढ़ा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी। वी क्या है 0.7, डी कितना है 10 पावर माइनस 6, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10 पावर प्लस 6 होगा, या 7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, दोनों एक ही जवाब है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इज सी। सिमिलरली अगर ये सिलिकॉन से बना हो, ये इसके साथ में लिखता है जर्मेनियम, अगर ये सिलिकॉन से बना हो तो फिर इसका आंसर है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर 145, द रेंज ऑफ करंट गेन इज जनरली, करंट गेन क्या है? बीटा फैक्टर है, ट्रांजिस्टर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 में। वो है ऑप्शन नंबर डी, 50 से लेकर 400 तक इसका क्या है? रेंज। 146, द आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज इज, ऑप्शन ए V0 डिवाइडेड बाई 2। 145 में डी आता है, क्वेश्चन नंबर 145 इसमें है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 146 इसमें है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या है? टू चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट इफ अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम विल बी। यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर, ये फॉर एग्जाम्पल Q2, यहाँ पर Q1, इसके दरमियान मैंने एक गिलास रख दिया है। क्या रखा हुआ है? ग्लास। तो इन दोनों के दरमियान ये फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर, इस वजह से यहाँ पर फोर्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। 148, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है? तो हम कहते हैं नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? देखो गौर से, आपने पढ़ा है कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव जब RT ग्रेटर हो R0 से, इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स ओनली। अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव जब RT कम हो R0 से, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम लगाते हैं ऑप्शन कौन सा? नेगेटिव। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइसिस, डाइइलेक्ट्रिक, वुड, आयल, ठीक है, रबर, मेका एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब के लिए ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेमीकंडक्टर की जगह सिलिकॉन, जर्मेनियम, रबर उड़ा जाए तो इसके लिए भी ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो द ऑप्शन इज बी। 149, electrons are caused to fall through a potential difference of 1500 volts if they were initially at rest. Their final speed is, तो मालूम करें यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48 में है कौन सा क्वेश्चन? ये तो ऑलरेडी है, क्वेश्चन नंबर 148 ऑप्शन है बी। और क्वेश्चन नंबर 149 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले के हाफ mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या v² इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई m, या v इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई m इंटू होल अंडर रूट। इस फार्मूले पे सॉल्व करें, 0.23 वाले आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ बैटरी, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। 41, when electric field is increased by 200% then energy stored in a capacitor will be 800%। क्वेश्चन नंबर 151 में ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ई स्क्वायर में हमने कितना चेंज लाया? 200%। पहले कितना था? 100% कंप्लीट था, प्लस 200% इसमें इंक्रीज आया, कितना हो गया? 300%। 300% का मतलब क्या है? 300 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब है 3, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, बन जाएगा क्या? 9। 9 को मल्टीप्लाई करें 100% के साथ, क्या बन जाएगा? 900%। इनिशियल कितना था? 100,
इससे 100 को माइनस करें, आंसर विल बी 800%। परसेंटेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मैं एक अलग से क्लास लूँगा जिसमें सिर्फ परसेंटेज के ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है। 10-15 मिनट का क्लास होगा। 152, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि अब इसकी तरफ जाओ। 152, एम्पेयर ईयर इज द यूनिट ऑफ। एम्पेयर ईयर किस चीज़ का यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 152 देखो, एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर मिनट, एम्पेयर डे, एम्पेयर आवर, एम्पेयर ईयर, इन सब का एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, देयर इज चार्ज। चार्ज की यूनिट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है नन ऑफ एबव। क्यों नन क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पेयर ईयर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो फिर क्या होगा? तासुरात वाइज क्यों गलत है? नन ऑफ एबव क्यों करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 152, एम्पेयर ईयर इज द यूनिट ऑफ, बोलो किस चीज़ का यूनिट होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ नन इज द करेक्ट ऑप्शन। नन क्यों करेक्ट होगा? बिकॉज एम्पेयर शोज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, नॉट द नेम ऑफ यूनिट। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट क्या हो, साइंटिस्ट का नाम हो, इट शुड बी रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको तो मैंने सिर्फ सिंबॉलिकली लिखा है। सिंबॉलिकली तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कंप्लीट नाम लिखूँ और कैपिटल ए लिखूँ तो फिर क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। अगर ये स्मॉल से होता तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, स्मॉल नहीं, ये कैपिटल लिखा हुआ है, सो लिहाजा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 153, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड to make 0.1% long. What is the percentage change in resistance? Stretching के लिए हम कहते हैं R is directly proportional to L square, तो percentage in R is equal to 2 into percentage in L. L कितना इंक्रीज हुआ है? 0.1%, तो कितना हुआ? 0.2%। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 153, और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 154, for accurate measurement of electric potential we use voltmeter, ammeter, potentiometer या ohm meter. Voltmeter is used for measurement of potential, ammeter is used for measurement of current, potentiometer जो है ये correct या accurate measurement of potential के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। So option number C is the correct one. Option number C is the correct one. Question number 155. An electron is moving south where a magnet is moving toward north. The electron will deflect, no effect. क्यों? ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो F is equal to QVB sin of theta, तो एंगल कितना है? 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 180 डिग्री, और sin 180 बराबर है 0 के, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। 157, the specific resistance of a wire remains same on length, area and mass. ऑप्शन डी में ये does not है, ये does not को डैश करें मतलब ख़त्म करें, ये remains same मतलब डिपेंड नहीं करता लेंथ पे, एरिया पर और मास पे, ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर डिपेंड करता है तो मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो 158 में है ऑप्शन नंबर, अच्छा 157 में है ऑप्शन नंबर डी। 158 क्या है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द चार्ज यूज्ड और वुड चार्ज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेटिंग चार्ज या बोथ बी एंड सी। तो चार्ज जब मोशन में होता है, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो या एक्सेलरेटिंग हो। सो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 159, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। आपने पढ़ा है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के, यहाँ पे है नन ऑफ एबव। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एक मैं लेता हूँ, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और जब दो शीट ऑफ चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, सो अपोजिट टू इनफाइनाइट
ये क्या होगा, अपोजिट है कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2:1 आता है, लेकिन 2:1 यहाँ पर आंसर नहीं है, सो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ अबव इज द करेक्ट वन। 160 ट्रांसफार्मर इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। देखिए शाबाश, ऑप्शन ए करेक्ट है। 161 द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज, कौन सा इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोलिजन या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। इनडायरेक्ट क्या है, इंटरेक्शन है, ठीक है। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन क्यों है, इसको हम फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन भी कहते हैं, लिखिए अपने साथ, फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन, इनडायरेक्ट कोलिजन या फील्ड टू फील्ड कोलिजन। ये है 160 में है ऑप्शन ए, 161 में क्या है, ऑप्शन बी, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। देखो इसके जो फील्ड्स है एक दूसरे के साथ मिलता है, ठीक है, चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और मेरे हाथ क्या शो करता है, ये फील्ड शो करता है, तो फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, चार्ज नहीं करता, क्या करते हैं, फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन होगा, तो इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कहते हैं। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन 162 एम्पेयर्स लॉ इज अप्लाइड ओवर एनी क्लोज सरफेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 161 में है ऑप्शन बी, 162 में है ऑप्शन बी, 163 में क्या होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ मास रिक्वायर्ड टू सस्टेन अ फिजन चेंज रिएक्शन इज नोन एज क्रिटिकल मास। लास्ट चैप्टर से मैंने उठाए है, फिजन चेंज रिएक्शन से क्रिटिकल मास डेफिनेशन है इसका। 164 टू लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट क्रॉस ईच अदर या कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, सी ऑप्शन है। 163 में है बी और 164 में है ऑप्शन नंबर सी।